विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, शाम का वक्त और सीधा चलते हैं एसएससी के उस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए जहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रूप से शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है और उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स फुल फॉर्म 15 मिनट शो में अब विद इन 15 मिनट्स वी आर कंप्लीटेड द टॉपिक। यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। पहला, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, नाबार्ड एक बैंक है साथियों। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें साथियों तो इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, ध्यान रखिए इस समय वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है साजी केवी। कौन है? साजी केवी। ठीक है। भारत सरकार की 99% क्या है? भागीदारी है। भागीदारी किसकी? भारत सरकार की। और ये जो बैंक है साथियों, ये सीधे तौर पर ये मान के चलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के विकास को बढ़ावा देता है। आपने देखा होगा कई बार बैंक रोड के ऊपर बोर्ड भी लगे हुए हैं, नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित। इसके साथ साथ एक चीज और है, जब ये नाबार्ड बैंक स्थापित किया गया उससे पहले यहां पर देखिए 1979 में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की अगर हम बात करें तो उस कमेटी का नाम था शिवरामन कमेटी। कौन थी? शिवरामन कमेटी। साथियों, इस शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसने पूर्ण रूप पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट मींस सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? साथियों, जीएनपी का मतलब समझिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं? उसे सकल नेशनल उत्पाद कहते हैं, यानी राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन ये 4-5 शब्द हैं जिनको आपको समझना चाहिए। एक शब्द होता है जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी। एक शब्द होता है एनडीपी, एक शब्द होता है जीएनपी, ठीक है, और एक शब्द होता है एनएनपी, एक शब्द एनआई और साथियों एक शब्द होता है पीसीआई। मैं 2 मिनट में इन सब के बारे में आपको बता देता हूं क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। इसे अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है। एक देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अगर जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में जीएनपी। अगर साथियों जीडीपी प्लस x माइनस m हो जाए, ठीक है, ये हो जाए तो ये क्या कहलाती है? जीएनपी कहलाती है। क्या कहलाती है? जीएनपी कहलाती है। जीएनपी का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया यहां पर। इसका मतलब हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, राइट। और जहां पर जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात जहां पर एक्स एम नहीं होता, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, वहां पर क्या होता है? वहां पर जीएनपी बराबर जीडीपी होती है। ठीक है। जहां पर ये किस में होता है? ऐसा किस में होता है? बंद अर्थव्यवस्था में होता है। अर्थात जहां पर क्या नहीं होता? आयात और निर्यात नहीं होता। ठीक है। एनएनपी का मतलब क्या है? एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। साथियों, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनआई का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। अब हम यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए एनएनपी, यहां पर एनएनपी शब्द आया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। फैक्टर कॉस्ट पर जब होती है तो उसे ही एनआई कहते हैं, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाता है। पीसीआई की बात करें तो पीसीआई का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। चलिए जल्दी से आप उतार लीजिए। यहां पर देखिए सकल घरेलू उत्पाद, यहां पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट यहां पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनआई नेशनल इनकम, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। और जहां पर बंद अर्थव्यवस्था होती है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, वहां पर जीएनपी बराबर जीडीपी होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए स्क्रीन पर, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है। एक्चुअल में जब भी बैंक अपने पास कुछ रिजर्व रखते हैं, ठीक है, रिजर्व रखते हैं ऐसी, तो इसका क्या हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार आपने आरआर का नाम और सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवर्स रेपो। क्या होता है, रिवर्स रेपो, आरआर। एक शब्द और भी होता है, एसएलआर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। यहां पर सिचुएटेड लिक्विड रेट जो होती है, ये वाली भी एसएलआर भी, इसको भी आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भारत में जनगणना के संदर्भ में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए स्क्रीन पर, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, केसीसी का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो किसानों को लाभ देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। और अगर केसीसी की बात करेंगे, केसीसी कब प्रारंभ हुआ था, तो केसीसी अगस्त 1998 में, कब हुआ, 1998 में क्या प्रारंभ किया गया, केसीसी। किसानों को कम रियायती दरों पर अर्थात कम ब्याज दरों पर क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। 6 नंबर, अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है, कंपनियां अपने शेयर बाजार में अपने को, जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है, वो अपने कुछ ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में बेचती है, लोग उन्हें खरीदते हैं, आईपीओ लगाते हैं। आपने सुना होगा कि मेरा आईपीओ निकल गया, मैं आईपीओ के लिए आवेदन किया है। जब भी कंपनी बीच में इसको खोलती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी में बोलेंगे स्वयं सहायता समूह। क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह। साथियों यहां पर क्या होता है, एक्चुअल में 10 से 20 महिलाओं का एक समूह होता है जो छोटी सी राशि इकट्ठी कर लेता है बैंक से, बैंक उनमें वहां पर अकाउंट खुलवा लेते हैं और बैंक उनको क्या देता है, आर्थिक सहायता देता है। वो व्यवसाय करती हैं, छोटा व्यवसाय प्रारंभ करती हैं, इसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये बहुत बड़ा एक, भारत के अंदर अगर देखें तो स्वयं सहायता समूह बहुत अधिक मात्रा में बने हुए भी हैं, जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ठीक है, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है, देखिए ईपीएफ का मतलब क्या होता है, ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय। कौन होता है, एम्प्लॉय, कर्मचारी, इसे क्या बोलेंगे, कर्मचारी, राइट, कर्मचारी। प्रोविडेंट क्या होता है, प्रोविडेंट, राइट, प्रोविडेंट। और फंड, राइट, फंड, तो ये हो जाएगा। अब इसका मतलब कर्मचारी भविष्य निधि, राइट, भविष्य निधि। और इसका मतलब उसने पूछा किसका है, पी का, तो प्रोविडेंट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए स्क्रीन पर 9 नंबर आ रहा है, डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो यहां पर देखिए थोक मूल्य, ठीक है, थोक मूल्य। ये देखिए यहां पर होलसेल को क्या बोलेंगे, थोक मूल्य बोलेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए साथियों, ई बैंकिंग में ई का अर्थ क्या है, तो ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, IRDA का पूरा रूप क्या है, यानी इरडा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो यहां पर देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि बीमा विनियामक एंड विकास प्राधिकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा साथियों। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि सर इसकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना इसके 1999 एक्ट के तहत की गई। और इसका इरडा का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इरडा का हेडक्वार्टर कहां है, हैदराबाद के अंदर। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, हैदराबाद, ठीक है। तो 11 नंबर में यहां पर देखिए ये इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आरटीजीएस। आपने दो शब्द सुने होंगे, जब भी हम किसी को रुपए भेजते हैं तो आपने देखा होगा आरटीजीएस और एनईएफटी। तो यहां पर आरटीजीएस पूछा है, इसका अर्थ क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है आरटीजीएस की, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ईएमआई शब्द हम सुनते हैं, ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी ईएमआई का आपने देखा होगा मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग चुकाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें यहां पर उसका फुल फॉर्म पूछा है तो यहां पर देख लेते हैं साथियों। यहां पर देखिए इक्वेटेड मनी इंडेक्स, इजी मनी इंस्टॉलमेंट,
यहां पर देखिए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो इसका ये सी राइट आंसर हो जाएगा। ईएमआई जब भी हम कोई ऋण लेते हैं तो मंथली उसको उस राशि, एक निश्चित राशि क्रिएट कर दी जाती है जो हमें हर पर मंथ क्या होती है, चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एटीएम का अर्थ क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम आपने देखा होगा वर्तमान में इसको पैसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिए यहां पर 15 नंबर, सेबी का अक्षर का तात्पर्य क्या है? सेबी की बात कर रहे हैं। सेबी ये बहुत चर्चाओं में रहता है सेबी भी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब फ्रॉड या इस प्रकार की आप चीजें आप देखते हैं तो भारतीय प्रतिभूति और आपने देखा होगा विनियम बोर्ड का नाम सुना होगा साथियों। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो सेबी की स्थापना की गई थी, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके अंदर की गई। और इसको हालांकि इसको वैधानिक दर्जा कब मिला? वैधानिक दर्जे की अगर हम बात करें तो इसको वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। और सेबी का हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति अगर इसकी बात कर ले कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ट्राई आपने देखा होगा जब भी कई बार रेगुलेटरी जारी होती है, कई बार आपने देखा होगा टेलीकॉम जो होता है, कुछ कंपनियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं मोबाइल्स की, आपने देखा होगा उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके कुछ नियम बनाने के लिए, तो कौन सी ट्राई का क्या किया गया है? गठन किया गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इंडियन है इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम भीम है? भीम की अगर बात करें तो देखिए पैसे भेजने के लिए जब शुरुआत में भीम ही आया था, ठीक है, 2016 में भारत सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया था। ऐप ये एक तरीके का ऐप एप्लीकेशन है। अब यहां पर देख लेते हैं सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? भारत इंटरफेस एंड मनी, ये नहीं हो सकता, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, भारत इंटरफेसिंग ऑफ मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलती नहीं करनी है, आपको सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन भारत इंटरफेस ऑफ मनी है और यहां पर क्या है? 4 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम UIDAI है? यहां पर आपको बताना है साथियों, जनवरी की बात है 2009 की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना की गई। और ये क्या जारी करता है? ये आधार कार्ड, आपने देखा होगा वो जारी करता है 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर। ठीक है, इसके साथ में अगर आप बात करें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, इसका ये देखिए ये कौन है? UIDAI का फुल फॉर्म है, बहुत अच्छा है। स्थापना कब की गई? 2009 में की गई। और अगर हम बात करें तो ये आधार कार्ड जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम UPI है? यूनिफाइड। यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट्स इंटरफेस। यहां पर आपको देखना होगा कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा? UPI। जब भी आप फोन पे से या फिर गूगल पे से जब आप मनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर आप नोटिस करिए, आपसे पूछा जाता है कि आपकी UPI ID क्या है। यानी अगर हम बात करें तो इस प्रकार की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, UPI ID। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप फेमा है? साथियों एक्चुअल में होता क्या है? एक शब्द सुना होगा आपने फेरा, ठीक है, और फेरा ही कन्वर्ट हो गया किसमें? फेमा में। कब हो गया? 1999 में। कब हो गया? 1999 में। ध्यान रखिए, फेमा की अगर बात करें, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, तो यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें कि फेमा की स्थापना कब हुई, तो 1999 में यहां पर फेमा की स्थापना हुई। एक्चुअल में फेरा की स्थापना 1974 में हुई थी साथियों, बाद में 1999 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फेमा कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप फेरा है? अब उसने फेरा पूछ लिया आपसे, तो यहां पर ये भी क्या है, इसको अगर हम बात करें कि विदेशी जो मुद्रा होती है उनको क्या करता है, उनको ये तरीके से हम अगर बात करें कि भाई जो एक्सचेंज होता है उसको, विदेशी मुद्रा के लेन देन जो होता है
उसका ध्यान रखता है। अब इस फेरा की स्थापना कब हुई, तो फेरा की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1974 के अंदर, ठीक है। कब हुई, 1974 में। हमने कहा यही आगे चलकर क्या बन गया, फेमा बन गया। अब इसका राइट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं फेरा का। तो यहां पर देखिए फेरा की अगर बात करें, फॉरिन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1973 में जब संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था, उसमें ही उसके तहत इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। विदेशी मुद्रा का जो लेन देन है उसको यहां पर क्या करता है, उसका संरक्षण करता है। 22 निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम केग है। अगर केग की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहां दो ऑप्शन आपको समान दिखाई दे रहे हैं साथियों, तो यहां पर ये दोनों ही ऑप्शन सही है। और जहां तक केग की बात है तो केग भारत का वित्त नियंत्रक लेखा जो होता है वो होता है। इसके साथ में अगर केग वर्तमान केग के कौन है, तो वर्तमान केग के अध्यक्ष की बात कर ले या चेयरमैन की बात कर ले तो कौन है, यहां पर जीसी मुर्मू है। कौन है, जीसी मुर्मू। बहुत बड़ा नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है। इस समय भारत के केग है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन क्योंकि दोनों दिए हुए हैं इसलिए यहां पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, भारत में योजना आयोग था, योजना आयोग, राइट। और योजना आयोग कब था, कब स्थापित हुआ, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट कौन होता था, पीएम होता था, ठीक है। अब इसकी हुई क्या, इसकी पहला प्रेसिडेंट कौन हुआ, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया, इसको तो समाप्त कर दिया और इसकी जगह क्या लेकर आ गए, इसकी जगह लेकर आ गए नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। तो नीति आयोग स्थापित कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। अब बात करें सर नीति आयोग के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, तो नीति आयोग के प्रेसिडेंट चूंकि पदेन पीएम होता है और पीएम कौन है इस समय, नरेंद्र मोदी जी। तो इसके अध्यक्ष तो कौन हो गए, नरेंद्र मोदी, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष की अगर बात करें इस समय की बात करें तो सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। और अब आपकी बात आती है सर नीति आयोग का इस समय सीईओ कौन है, सीईओ। तो यहां पर देखिए बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये इसके सीईओ है। इसके साथ साथ में अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। यहां पर अगर ऑप्शन देखें तो यहां पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट रहे तो ये इंस्टीट्यूशन है, तो ये तो ऑप्शन, ये भी इंस्टीट्यूट है, ये तो ऑप्शन ही दोनों खत्म है। अब यहां पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, इसको ट्रांसफॉर्मिंग कर दीजिए, क्योंकि मिसप्रिंट है साथियों, तो इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग। ये इसको संशोधित कर लीजिए, मैं फिर लिख रहा हूं यहां पर ट्रांसफॉर्मिंग, राइट। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार साथियों क्या होता है, जनरली आपसे कई और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें इसकी कि सर यहां पर कुछ और भी शब्द हैं जो अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है यहां पर बीपीओ। यार बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बीपीओ का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, आपको पता होना चाहिए। एक एसआईपी जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर बताना है कि सर इनका फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। एक आपने देखा एनईएफटी का फुल फॉर्म भी आपको ज्ञात होना चाहिए, बीपीओ, एसआईपी, एनईएफटी। तो अक्सर एक आपने देखा यहाँ पर मनरेगा का भी फुल फॉर्म आपको ज्ञात होना चाहिए। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट 2005 में आया, वो भी कई बार आपसे एक बार पीपीपी और है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे हैं और आपको ध्यान चलना है। आजकल इसका बड़ा उपयोग चल रहा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये भी काफी चर्चाओं में चल रही है। एफएम की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल है, ठीक है, उसका भी फुल फॉर्म ये होता है। एक आपने देखा पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो साथियों ये भी अक्सर आजकल काफी पूछा जा रहा है, ठीक है। एक अगर बात करें इस समय की तो एक और भी शब्द आता है, जैसे आपने कहा डीवीडी की फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी एड्रेस, आपने देखा होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। एक और शब्द होता है MCIR, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और यहाँ पर होता है OCR, ऑप्टिकल जो कैरेक्टर रीडर होता है, मैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब एक ओमार की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओमार शीट के ऊपर तो हम लोग एग्जाम ही देते हैं। तो ऐसी बहुत सी छोटी चीजें हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है साथियों, तो आज का कक्षा कार्यक्रम आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें साथियों, जाके जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। अब मैं लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।